नमस्कार आप सभी को। मैं रविशंकर दोहलिया एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ इथिक्स का हमारा दूसरा लेक्चर लेकर के। इससे पहले हम लोग लेक्चर प्रारंभ करें, मैं आपको बता दूं कि हमारी इथिक्स को लेकर के एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें मैं स्वयं आपको पूरा का पूरा इथिक्स जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। लगभग जब से एथिक्स का पेपर शामिल हुआ है आपके सिलेबस में, तब से ही मैं एथिक्स को पढ़ा रहा हूं और कंप्लीट वीडियो लेक्चर बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आप इसके पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, इसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर, ई विश्वास के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए उसे डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको एथिक्स का एक प्रोग्राम दिखाई देगा जिसमें रात 9 से 10 बजे का जो समय रहेगा उसमें मैं लाइव आकर के आपके लेक्चर लूंगा, है ना। तो आप उसमें एनरोल्ड हो जाइए। मात्र 550 रुपए का ये कोर्स है। अभी शुरुआती विद्यार्थियों के लिए 550 का चल रहा है। वैसे इस कोर्स की, पूरे कोर्स की इसकी कीमत जो है वो 1150 रुपए है। तो मात्र 550 रुपए में आपको ये ऑफर पीरियड में अभी ये चल रहा है। तो शुरुआती 50 विद्यार्थियों के लिए ये है। तो आप अभी तुरंत डाउनलोड करें एप्लीकेशन को और इस कोर्स में एनरोल्ड हों, ठीक है। अब चलते हम हमारे एथिक्स के लेक्चर के ऊपर। ये दूसरा लेक्चर है एथिक्स का। पहला लेक्चर एथिक्स का बेसिक परिचय मैंने आपको जो है वो आप तक पहुंचाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको नीचे जो है वो मिल जाएगा। उसकी लिंक भी मैं डाल रहा हूं, आप उस पे जाकर के देखिए, या सजेशन में आएगा, हमारे इसी चैनल पर डला हुआ है, तो आप उसको जरूर देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो मुद्दे पर आ जाते हैं। अब हमारा जो आज का जो दूसरे लेक्चर का जो मुद्दा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कानून वर्सेस नैतिकता। मतलब नैतिकता और कानून के मध्य क्या संबंध देखा जाता है, इस संबंध को हम लोग पढ़ेंगे जो है इस लेक्चर में, ठीक है। देखिए भाई, कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने जो है लेकर के आया हूं मैं। जैसे पहला प्रश्न है, कानून नैतिकता की रक्षा के लिए दीवार है। अर्थात ये जो भी क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं ये पुराने एग्जाम्स में, पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को भी गंभीरता से समझें और इस पूरे लेक्चर को भी गंभीरता से लें। इस पूरे लेक्चर को आपको गंभीरता से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो कानून नैतिकता की रक्षा के लिए दीवार है, ये क्वेश्चन है भाई साहब। मतलब इसमें जो एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कानून और नैतिकता के भीतर जो है पूरकता का संबंध क्या देखने को मिलता है। अर्थात कानून नैतिकता की रक्षा करता है या नहीं करता है, ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कानून देश की नैतिक प्रगति का दर्पण है। यानी कानून जो है, अब देखिए कोई ऐसा देश है, अगर कोई ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा कानूनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश बहुत नैतिक है। जैसे मैं अभी इंदौर की जमीन से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इंदौर के विषय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो बहुत ज्यादा अनुशासित हैं। अब ये बात क्यों कही गई? क्योंकि लगातार 5 वर्षों से इंदौर स्वच्छता में शिरोमणि बना हुआ है, स्वच्छता के अवार्ड ले रहा है लगातार 5 वर्षों से इंदौर। इस वजह से ये बात कही गई। तो आप देखिए कि ऐसा नगर जहां के लोग थोड़ा सा कचरा भी बाहर फेंकना पसंद नहीं करते हैं, मतलब कचरे को लेकर के इतने जागरूक हैं, साफ सफाई को लेकर के इतने जागरूक हैं, तो अनुशासित है ना। तो आप जितने ज्यादा अनुशासित होंगे, यानी जितने ज्यादा नैतिक होंगे आप, उतना कम आपके देश में, उतना कम उस देश में कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए कहीं ना कहीं कानून जो है वो देश की नैतिक प्रगति का दर्पण हो गया कि नहीं हो गया,
हो गया ना। तो इस तरीके से हमको इन प्रश्नों को समझना भी है और इनके हमें उत्तर भी निकालने हैं, जो कि श्योर शॉट आप जब ये लेक्चर पूरा देख चुके होंगे तो उस समय आप स्वयं को इतना सक्षम पाएंगे कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। और आप मुझे, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजें, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा और चेक करके आपको जो है वो इनमें क्या सुधार की संभावनाएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न क्या आ रहा है, नैतिकता मनुष्य की धरोहर है। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नैतिकता सामाजिक मनुष्य की धरोहर है ना। और कानून जो है वो इसमें सहायक की भूमिका निभाता है। यानी नैतिकता जो है वो मनुष्य की धरोहर है और कानून इसमें सहायक है। कानून जो है वो सहायक है और नैतिकता मनुष्य की धरोहर है। ठीक है। तो ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं नैतिकता और कानून के संबंध पर आधारित है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में ये समझते हैं कि नैतिकता और कानून के भीतर किस तरीके का संबंध देखने को मिलता है। देखेंगे। देखिए ये जो प्रश्न होगा इसको मोटे मोटे तौर पर, ये जो कानून और नैतिकता का जो संबंध होगा इसको हम मोटे मोटे तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा भूमिका वाला पार्ट, यानी हम ये देखेंगे कि ये प्रश्न क्यों अराइज हुआ और इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है। कानून क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, हम उसको समझेंगे। फिर हमारा जो दूसरा वाला पोर्शन होगा ये होगा विश्लेषण पर आधारित पोर्शन, यानी इसमें हम कानून का नैतिकता से कैसा संबंध है उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के दौरान हम देखेंगे कि नैतिकता और कानून के बीच में पूरकता का संबंध है अथवा नहीं है। ठीक है। तो हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे इस वाले पोर्शन में कि कानून और नैतिकता एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, यानी कानून और नैतिकता में पूरकता का संबंध होता है। ठीक है। ये हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम दूसरा जो पोर्शन होगा इसी का विश्लेषण के भीतर ही, उसमें हम देखेंगे कि क्या कानून और नैतिकता एक दूसरे की विरोधाभासी अवधारणाएं हैं, क्या कानून और नैतिकता एक दूसरे के साथ विरोधी संबंध रखते हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इसी में। ठीक है। और फिर हम आखिरी में देखेंगे इसका मूल्यांकन, कंक्लूजन। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए भाई पहले हम जो है इसके जो भूमिका वाला पोर्शन है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसकी भूमिका कैसी क्या है। देखिए सबसे पहले तो कानून के बारे में हम लोग बात कर लें कि कानून क्या होता है। देखिए कानून जो होता है वो एक तथ्यात्मक अवधारणा है। कानून जो है उसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, फैक्चुअल है। ठीक है। प्राचीन काल से ही अगर देखा जाए, प्राचीन समय से ही, तो कानून और नैतिकता का संबंध देख रहे हैं हम। ऐसी प्रत्येक घटना परिघटना जो नैतिक नहीं होती है उस पर कानून प्रतिबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है। अच्छा, अब कानून के बारे में मैं आप बात कर रहा था कि कानून क्या है। कानून एक तथ्यात्मक अवधारणा है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि भाई ये चीज या आप ऐसा काम करेंगे तो ये कानून का उल्लंघन है ना। एक और बात है, देखिए कानून और नैतिकता के बारे में, नैतिकता का क्षेत्र कितना व्यापक होता है इसके बारे में एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है। मुझे नहीं पता ये किसका सेंटेंस है, पर मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। किसी ने कहा था कि कानून, यदि मैं किसी की हत्या करने के विषय में सोचता हूं, केवल सोचता हूं, तो मैं नैतिकता का अपराधी हूं। यदि मैं किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता हूं तो भी मैं नैतिकता का अपराधी हूं।
लेकिन कानून क्या कह रहा है, जब मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैं कानून का अपराधी होऊंगा। यानी कानून जो है वो आपके द्वारा सोची गई चीजों के लिए आपको अपराधी नहीं मानता है, पर नैतिकता आपके द्वारा सोची गई चीजों के लिए भी आपको अपराधी मानती है। तो आप नैतिकता का दायरा सोचिए कितना ज्यादा व्यापक है कि आपके द्वारा सोची गई चीजों के लिए भी आप दोषी हैं नैतिकता के संदर्भ में, परंतु कानून के संदर्भ में आप दोषी नहीं हैं। जब तक आप अपराध करते नहीं हैं तब तक आप कानून के नजर में दोषी नहीं हैं, परंतु यदि आपने अपराध करने के विषय में सोचा भी तो भी आप नैतिकता के दोषी पाए जाएंगे। तो इतना ब्रॉड सिनेरियो है नैतिकता का, ठीक है। तो अब हम इसमें पूरकता के सिद्धांत की बात कर लें, है ना। दोनों अवधारणाएं जो है वो, ये तो मैंने कानून के बारे में बताया, तथ्यात्मक है, जबकि नैतिकता जो होती है, नैतिकता जो होती है वो सामाजिक मूल्यों से संबंधित होती है साहब। किससे संबंधित होती है? सामाजिक मूल्यों से संबंधित। याद रखिए, एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कानून एक तथ्यात्मक अवधारणा है, जबकि नैतिकता जो है वो सामाजिक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। कानून जो है वो स्पेसिफिक है कि आपने ये किया तो ही इसको कानून का उल्लंघन माना जाएगा, है ना। परंतु नैतिकता जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड सिनेरियो है नैतिकता का, ठीक है। तो ये अब बात आप याद रखिएगा। अब पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कि भाई साहब पूरकता का सिद्धांत। तो देखते हैं पूरकता का सिद्धांत कैसे आ रहा है। यदि हम ए को मान लें कानून और बी को मान लें नैतिकता, इसको किसी को भी, एक को आप नैतिकता मान लें और एक को मान लें आप कानून। अब हमें ऐसी चीजें देखनी है कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कानून और नैतिकता को एक दूसरे का पूरक बना रही हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सब। देखो अब देखिए जरा कि कोई भी कानून है, कोई भी कानून, इसको इस चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। ये है नैतिकता, ठीक है। और देखिए दूसरे कलर से मैं बना देता हूं, ये है कानून। क्या कोई भी ऐसी चीज जो नैतिक नहीं है उसको लेकर के कानून बन सकता है? नहीं भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा, नैतिकता के भीतर ऐसी प्रत्येक चीज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पे ही कानून बनता है, उस पर ही कानून बनता है। अब देखिए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कानून जो बनता है, कानून क्या होगा, ये नैतिक बातों के भीतर से ही निकल करके आता है। एक लाइन में जरा समझिएगा, कानून क्या होगा, कानून की परिभाषा क्या होगी, ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं जो नैतिकता की टोकरी है उस टोकरी के भीतर से ही निकल करके आएंगी। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं। तो नैतिकता एक बहुत ब्रॉड सिनेरियो है और उसी ब्रॉड सिनेरियो में से कुछ चीजों को चुन करके कानून बना लिया जाता है। यानी कानून नैतिकता की परिधि के भीतर ही कहीं ना कहीं रहता है। ये बात समझिएगा आप। देखो, जो नैतिक विचार लंबे समय तक चलते रहते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं, जनता उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने लग जाती है, जनता उनको स्वीकार करने लग जाती है, तो वही चीजें जो है वो कानून का रूप धारण करती हैं, वही चीजें कानून का रूप धारण करती हैं। हर वो चीज जो नैतिक नहीं है और अगर वो प्रैक्टिस में है तो कानून उसको जो है गैर कानूनी घोषित करता है। जैसे एक मैं आपको बात बताता हूं, बाल विवाह एक प्रथा है, बाल विवाह, ठीक है। बाल विवाह सामाजिक तौर पर लगभग चलता रहा, परंतु वो क्या नैतिक नहीं था, उसमें नैतिकता में बाधाएं थी। भाई अगर बहुत छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाए बालिकाओं की, स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती हैं और भी अन्य कई सारी समस्याएं आ जाती हैं।
तो कानून ने क्या किया, कानून ने उस पर प्रतिबंध लगाए, कानून ने उसको गैर कानूनी घोषित किया और कोशिश मतलब ऐसा कानून बनाया गया, ऐसी व्यवस्था की गई कि जो बाल विवाह है वो कम से कम हो। तो आप देखिए, समाज अगर एक अनैतिक दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था तो उस दिशा में कानून बीच में आकर के खड़ा हो गया कि नहीं, आपको अनैतिक दिशा में नहीं जाने दूंगा मैं। तो कानून ने क्या किया, समाज की नैतिकता को बनाए रखने का काम किया, यानी समाज को नैतिक बनाए रखने का काम किया। अब देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूं, प्राचीन समय में सती प्रथा जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। 1828 में इस पर जो है वो रोक लगाई गई, 1828 में, है ना, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। तो सती प्रथा हमारे देश में चल रही थी, है ना। अच्छा, उस समय का समाज जो था वो सती प्रथा को नैतिक रूप से स्वीकार भी कर रहा था, परंतु वो थी क्या, गलत थी भाई, गलत थी ना। तो अब आप देखिए कि कानून के माध्यम से उस कुप्रथा को बंद करने का काम किया गया। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? तो कानून जो है वो नैतिकता को परिष्कृत करता है, उसको शुद्ध करता है, नैतिकता का शुद्धिकरण करने का काम करता है कानून। तो पूरक अवधारणाएं हो रही ना। अब देखिए आप, अभी हिजाब वाला विषय जो है वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है ना, हिजाब विवाद। लगभग 2-3 दिन तक तो टेलीविजन पे हिजाब विवाद ही चल रहा था। उसके बाद रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो तब से बेचारे न्यूज़ चैनल वाले केवल उसी न्यूज़ को दिखा रहे हैं। हिजाब विवाद अभी साइड में चला गया है, नहीं तो आज हो सकता अभी तक भी हिजाब विवाद चल रहा होता। ठीक है, अब ये हिजाब विवाद क्या है एक्चुअल में? एक प्रकार, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर पर्दा प्रथा को कुप्रथा माना जाए तो हिजाब को कुप्रथा क्यों नहीं माना जाए, और बात उसको भी छोड़ दिया जाए। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। माननीय कोर्ट का हम जो निर्णय आया उसमें ये आया कि समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता। अगर कोई धार्मिक कुरीति, कोई धार्मिक प्रथा समानता को चैलेंज करने लग जाएगी तो हमारा कानून जो है वो समानता को वरीयता देगा। हमारा संविधान समानता को वरीयता देता है। रिलीजियस प्रैक्टिस, जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनको वरीयता नहीं देता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम मुद्दा क्या डिस्कस कर रहे थे कि कानून कैसे नैतिकता की रक्षा करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे प्राचीन काल की बात करें हम, चाहे कहीं की भी बात करें, कानून जो है वो ऐसी प्रथाएं जो नैतिक रूप से गलत होती हैं उनको प्रतिबंधित करने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है, ताकि समाज नैतिक दिशा में आगे बढ़ता रहे। जब भी समाज अनैतिक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो कानून वहां पर दीवार बन के खड़ा हो जाता है और ऐसे कोई काम नहीं करने देता जो नैतिक रूप से ठीक ना हो, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात समझिए, आम जनता जो होती है वो उसी चीज को बेहतर मानती है, उसी कानून को बेहतर मानती है जो नैतिक होता है। अगर कोई नैतिक चीज नहीं है और उस पर भले ही कानून बन जाए पर आम जनता उसको बेहतर नहीं मानेगी। जैसे एक केस आया भारत में, समलैंगिकता का एक मुद्दा आया। ठीक है, अब समलैंगिकता को जो है वो कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई, पर क्या इसे सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से मान्यता दी गई है? नहीं दी गई है। समझिए आप जरा। ठीक है, तो आम जनता जो होगी वो भी उसी कानून को बेहतर मानेगी जो नैतिक होगा। आप देखिए ना, तो यहां से क्या हो रहा है, नैतिकता की रक्षा कानून कर रहा है और कानून की रक्षा नैतिकता कर रही है। ये दोनों एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, आप समझिएगा, है ना। और आप देखिए मेरा लेक्चर जो हो रहा है ये मेंस के लिए हो रहा है, तो आप अगर ये सोचें कि केवल और केवल इसको आप हरी कथा की तरह सुनते जाएं और आपका उद्धार हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें, सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलें, जो मैं क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं उसके क्वेश्चन लिखें और उनको मुझे व्हाट्सएप पर भेजें।
सेम टू सेम मैं सोशियोलॉजी के बैच के लिए भी कह रहा हूं, सोशियोलॉजी के लेक्चर भी जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें। हम शिक्षक हैं, हमारा काम है आपको मार्गदर्शन देना, हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर अगर आप अपने मन में ये विचार करके बैठे हुए हैं कि आपने 550 रुपए दे दिए हैं, अब तो रविशंकर सर या संजीव सर जो है वही जाकर के आपका एग्जाम देंगे, तो भाई साहब ऐसा होने वाला कतई नहीं है। हम केवल दिशा दे सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। हम केवल बता सकते हैं कि ये चीजें कर लो, वो करनी आपको पड़ेंगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारे यहां पे कहावत है कि जब तक खुद नहीं मरोगे तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग की कामना अगर करते हो तो कम से कम मरना तो पड़ेगा भाई साहब। यदि आप प्रशासनिक सेवा में चयनित होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए, है ना। तो आप कॉपी पेन लेकर के और लिखते हुए करें। आप इसको ऐसा नहीं है कि आपने चला करके मोबाइल में ऐसा साइड में चला दिया आपने और बस आप सुन रहे हैं और आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको वहां जाकर के मेंस लिखना पड़ेगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक दिन में 2-2 पेपर लिखने पड़ेंगे। एक बच्चे ने जो है वो कोर्ट में पीआईएल डाल दी कि यूपीएससी के खिलाफ, वहीं दिल्ली में, कि एक दिन में 2 एग्जाम लेते हैं, सुबह भी 3 घंटे और शाम भी 3 घंटे, हम 6 घंटे लिख नहीं पाते हैं। तो न्यायालय ने फटकार लगा करके उसको भेजा कि जब तुम 6 घंटे लिख नहीं सकते हो तो तुम 24 घंटे की नौकरी कैसे कर पाओगे, भागो यहां से। अगर तुम 6 घंटे लिख नहीं सकते हो, ये प्री एंट्रेंस है भाई साहब, इसमें फिल्टर किया जा रहा है। यहां पर आप में अगर कैपेसिटी नहीं होगी तो चयन नहीं होगा। हिंदुस्तान में बहुत जनसंख्या है, बहुत युवा हैं, ना तो आयोग के पेट में दर्द हो रहा है, ना यूपीएससी के पेट में दर्द हो रहा है, और ना अन्य किसी संगठन के पेट में दर्द हो रहा है कि वो आपका ही चयन करे। आपको अगर अपना चयन करवाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हम जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ेगा। और अगर आप काम करोगे तो देखिए दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपका चयन रोक ले। तो ये चीजें तो आपको देखो करनी पड़ेंगी। अब हम यहां से क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लिख करके ही ना भेजें तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। समझिए आप जरा, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, तो आम जनता उसी कानून को अच्छा मानेगी जो कैसा होगा, नैतिक होगा। तो नैतिक चीजें जो होंगी उनको ही बेहतर माना जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए कानून क्या करता है, नैतिकता का परिमार्जन करता है, नैतिकता को उसको क्लीन करता है, उसको बेहतर बनाता है। कानून जो है वो नैतिकता को बेहतर बनाता है। जो आधुनिक रीति रिवाजों से, देखिए जो रीति रिवाज आधुनिक मूल्यों से के विरोधी होते हैं, कानून उनमें सुधार लाता है। ठीक है, कानून नैतिकता को अपडेट भी कर रहा है लगातार, है ना। अगर नैतिकता में कहीं कोई कमी आती है तो कानून उसको सुधारता है ना। देखिए भाई, अच्छा एक और चीज क्या है, अगर कभी ऐसा होगा कि नैतिकता जो है वो बढ़ जाए कहीं पर, देखिए और आपको पॉजिटिव बात बता देता हूं, अगर नैतिकता बढ़ जाए कहीं पर तो प्रशासनिक व्यय कम हो जाता है। सपोज करो अगर कोई आदमी ऐसा, अगर कोई कहीं पर भी चोरी ना हो, कहीं पर भी कोई अपराध ना हो, और अपराध अगर कम हो जाए तो क्या इतने बड़े पुलिस बल की आवश्यकता पड़ेगी? अगर लोग बाग ट्रैफिक सिग्नल को देख करके अपने आप स्वविवेक से ही रुक जाएं, इतने नैतिक हो जाएं, तो ट्रैफिक सिग्नल पे जो बड़ा बड़ा बल लगता है, क्या उस बल की आवश्यकता पड़ेगी? आपका जवाब होगा नहीं। तो देखिए जहां नैतिकता बढ़ती है वहां प्रशासनिक व्यय घट जाता है, जहां नैतिकता बढ़ जाती है वहां प्रशासनिक व्यय घट जाता है। तो देखिए साहब, कानून के पालन में सुगमता आ जाती है और इससे प्रशासनिक व्यय क्या हो जाता है, कम होता है। और प्रशासनिक व्यय अगर कम होगा तो जो रेवेन्यू आएगा वो जनता की भलाई के लिए खर्च होगा ना, जनता की बेहतरी के लिए खर्च होगा।
समझिए बात को। तो भाई देखिए, जहां नैतिकता जो है वो बढ़ती है वहां प्रशासनिक व्यय कम हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है प्रशासनिक व्यय। देखिए कितना गजब का कॉन्सेप्ट है ना। तो प्रशासनिक व्यय अपने आप कम हो जाता है जहां पर नैतिकता बढ़ती है। ठीक है, तो कानून के पालन में क्या आ जाती है, सुगमता। तो ये तो हमने अभी तक ये देखा कि कैसे नैतिकता और कानून जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, कैसे एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। अब हम जरा इसका विरोधी पॉइंट भी देख लेते हैं, है ना। देखिए इसका विरोधी पॉइंट क्या है। देखिए इसका विरोधी पॉइंट ये है कि नैतिकता का क्षेत्र जो है वो कानून से व्यापक होता है। नैतिकता का क्षेत्र कानून से व्यापक है। कैसे है कि नैतिकता जो है वो आंतरिक और बाह्य जीवन दोनों को प्रभावित करती है। अगर आप कभी नैतिकता का उल्लंघन कर दें तो देखिए आपको आत्मग्लानि होगी, आप चिंतित हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको उस चीज का दुख होगा। जब भी नैतिकता का उल्लंघन, आप माने या ना माने, पर जब भी आप नैतिकता का उल्लंघन करेंगे, आप सपोज करिए आप अपने माताजी से या पिताजी से लड़ गए किसी बात को लेकर के, तो बाद में देखिए आपको दुख होता है कि नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि आखिर पिता है, आखिर माता है। कई बार हमको चिढ़ होती है, कई बार हम खींच जाते हैं, कई बार हमको झुंझलाहट होती है, और उस झुंझलाहट में, उस खींच में हम अपने माता पिता से कुछ गलत बातें बोल देते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद हमें इस बात का भी एहसास होता है कि वो पिता, वो माता जो भी बात कह रहे थे वो केवल और केवल हमारी भलाई के लिए कह रहे थे। ये हम ही हैं जो उस बात को समझ नहीं पाए। तो जब भी आप कभी नैतिकता का उल्लंघन करते हैं तो आपका आंतरिक जीवन भी प्रभावित होता है और आपका बाह्य जीवन भी प्रभावित होता है। परंतु कानून जो है वो केवल और केवल आपके बाह्य जीवन को ही प्रभावित करता है, आपके आंतरिक जीवन को प्रभावित नहीं करता। नैतिकता आपको बाहर से भी अच्छा बनाती है और आपको अंदर से भी अच्छा बनाती है, जबकि कानून केवल और केवल बाहर से अच्छा बना सकता है। वो रोकने, आपको सोचने से नहीं रोक सकता है कोई चीज। समझिए बात को, ठीक है। तो नैतिकता जो है वो आपको बाह्य जीवन को भी प्रभावित करती है और आंतरिक जीवन को भी प्रभावित करती है, जबकि कानून ऐसा नहीं करता। ठीक है भाई। और देखिए कानून का पालन जो है वो राज्य की शक्ति अर्थात दंड की अवधारणा पर आधारित है। यानी कानून के पालन, अगर आप कानून का पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है, आपको दंड मिलेगा, आप अपराधी घोषित किए जाएंगे, आपको जेल में डाला जाएगा, बहुत सारी अन्य तमाम कानूनी प्रक्रियाएं चलेंगी। ठीक है, तो कानून का पालन ना होने पर दंड की व्यवस्था है, परंतु ऐसा नैतिकता के संदर्भ में नहीं है। नैतिकता का अगर पालन नहीं होता है, नैतिकता जो है वो अंतःकरण की शक्ति पर आधारित होती है, यानी अंदर जो आपके भरा हुआ है, जो अंदर आपकी पावर है ना, उस पर आधारित है। अगर आप नैतिकता का उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है आपको दंड ना मिले, परंतु आपकी अंतर आत्मा जरूर उसके लिए आपको दंडित करेगी। आप आत्मग्लानि से भर जाएंगे, आपको तकलीफ होगी, दुख होगा उस बात का। ठीक है, तो ये बात होती है। अच्छा, कानून क्षेत्र और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता। देखो, ये देखो, तीन चीजें होती हैं, समय, देश और परिस्थिति। नैतिकता जो है वो देश, समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है, परंतु कानून देश, समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे कि अगर आपने किसी की हत्या की तो वो आज भी गलत है, आज से 100 साल पहले भी गलत था और आज के 100 साल बाद भी गलत होगा। तो देखो भाई, आज भी गलत है, आज के 100 साल पहले भी था और आज के 100 साल बाद भी होगा, तो समय से नहीं बदला। अच्छा, देश, हत्या करना भारत में भी गलत है, अमेरिका में भी गलत है, यूरोप में भी गलत है, फ्रांस में भी गलत, सब जगह गलत है, तो देश के हिसाब से भी नहीं बदला कानून। परिस्थिति के हिसाब से भी नहीं बदला, लेकिन नैतिकता जो है वो नैतिकता देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। कैसे? सती प्रथा जो है उसको एक समय पर नैतिक माना जाता था, परंतु आज उसे अनैतिक माना जाता है। तो देखो, काल के एस्पेक्ट में सती प्रथा जो है वो नैतिक से अनैतिक हो गई।
हो गई। लिव इन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, सहजीवन की, तो ये भारत के संदर्भ में उसको हो सकता गलत माना जाए, सामाजिक, हालांकि मान्यता दे दी गई आजकल तो कानून के द्वारा, परंतु अमेरिका में तो उसे गलत नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये देखिए देश के हिसाब से नैतिकता में परिवर्तन हो गया, कानून के हिसाब से भी परिवर्तन हो गया। अब देखिए रिश्वत लेना और देना अपराध है, रिश्वत लेना और देना अपराध है, परंतु जब कोई देश अपने देश की रक्षा करने के लिए दूसरे देश से कोई सूचना निकालता है तो वहां पे रिश्वत का प्रयोग करता है और सूचना निकाल के लाता है, तो उसे नैतिक माना जाता है क्योंकि अपने देश की रक्षा के लिए कर रहा है। तो आप देखिए परिस्थिति के अनुसार भी सत्य बोलना, सच बोलना बिल्कुल सही बात है भाई, नैतिक है ना सच बोलना, है ना। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास में एक मरीज आता है जो कैंसर का पेशेंट है और ज़्यादा 2-4 महीने ही बचे हुए हैं उसके पास, तो आप क्या करेंगे? आप उसको बोल देंगे कि अरे तुम्हारे पास तो 2-4 महीने बचे हुए हैं, अब तो तुम मरने वाले हो। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या, ये सत्य बोलना तो सही बात है ना, नैतिक है, पर इस परिस्थिति में सत्य बोलना क्या नैतिक है? डॉक्टर उससे यही कहेगा नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, सब बढ़िया हो जाएगा, बोलता है ना यही, तो वो झूठ बोल रहा है, परंतु फिर भी उस झूठ को नैतिक माना गया। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां वैसी थीं। आप समझ पा रहे हैं ना? तो परिस्थिति के अनुसार नैतिकता की परिभाषा बदलती रहती है, देश के अनुसार नैतिकता की परिभाषा बदलती रहती है, समय के अनुसार नैतिकता की परिभाषा बदलती रहती है, परंतु कानून की परिभाषा नहीं बदलती है, ना देश के अनुसार, ना परिस्थिति के अनुसार, ना ही समय के अनुसार। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पर जाकर के हमने बात कर ली विरोधी अवधारणाओं की भी और इन अवधारणाओं की भी बात कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये जो ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग अब निकालें तो इस पूरे लेक्चर का, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नैतिकता जो है और कानून, इसमें बहुत गहरा संबंध है। नैतिकता और कानून में पूरकता का संबंध है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। बिना कानून के नैतिकता नहीं चल सकती और बिना नैतिकता के कानून नहीं चल सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा, मॉरल जजमेंट, नैतिक निर्णय के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, नैतिक निर्णय। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।